नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। बलूचिस्तान को आजाद कराने के लिए तहरीके तालिबान ने घोषणा कर दी है। और घोषणा ही नहीं, पिछले कुछ दिनों में चीन के इंजीनियरों पे और पाकिस्तान की सेना पे हमले भी हुए हैं। और आपको बताएं, इस हमले में बाकायदा पाकिस्तान का एक कैप्टन भी मारा गया है और ये हमले लगातार होंगे, ऐसी घोषणा तहरीके तालिबान ने की है। ये तहरीके तालिबान एक यूं तो प्रतिबंधित संगठन है, लेकिन ये बलूचिस्तान के आज़ादी के लिए काम करता है। और बलूचिस्तान, पाकिस्तान ने अवैध कब्जा किया था उस पर, और बलूचिस्तान से यदा कदा ये खबरें आती रही हैं कि वहाँ जो पाकिस्तान की सेना है और पाकिस्तान की पुलिस है वो अत्याचार करती है बलूचों पर। लगभग 4000 बलूचिस्तान के युवक युवतियां, महिलाएं गायब कर दी गई हैं। मानव अधिकारों का उल्लंघन होता है और इसको लेकर बलूचिस्तान वाले हमेशा भारत से भी ये आग्रह करते रहे हैं कि कृपया हमारी मदद करें और बलूचिस्तान को आज़ाद कराएं। इस बात को लेकर आपको बताएं, एक ध्यान होगा कि करीमा नाम की एक बच्ची थी जो पढ़ती थी और उसने मोदी जी को अपना भाई बनाते हुए, भाई मानते हुए एक वीडियो बनाई थी। और वीडियो संदेश में मोदी जी को आग्रह किया था, यहाँ जो पाकिस्तान की सेना है वो बलूचिस्तान में अवैध कब्जा किए हुए है और यहाँ पर चीन अवैध रूप से सी पैक बना रहा है, इसका हम विरोध कर रहे हैं, कृपया हमें आज़ादी दिलाने में मदद करें। ये बात अलग है कि ये जो करीमा बलूच है, इसका लंदन के अंदर फिर कुछ ही दिनों में हत्या कर दी गई, जिसके पीछे पाकिस्तान का हाथ बताया जा रहा है। बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए वहाँ के युवक हमेशा पाकिस्तान के विरुद्ध धरना प्रदर्शन करते रहे हैं, लेकिन अब जिस तरह से तहरीके तालिबान नाम के संगठन ने खुली घोषणा की है और उन्होंने हमले भी शुरू कर दिए हैं, निश्चित रूप से पाकिस्तान की नींद हराम करने के लिए काफ़ी है। दूसरी तरफ चीन भी इससे बौखला गया है कि चीन का लगभग आपको बताएं $60 अरब का निवेश सी पैक में हो चुका है, जिससे कि वो चाहता है कि चीन से लेकर और दुनिया के कई देशों में वो सड़क और रेल मार्ग बना दे, जिससे कि उसका व्यापार बढ़े। तो $60 अरब का निवेश और बीच में है बलूचिस्तान, और इसलिए भारत चाहता है कि बलूचिस्तान में वाकई में पाकिस्तान का कब्जा हटे। और एक ये कूटनीति है, और मोदी जी की कूटनीति के कारण इसमें अजीत डोभाल जी का बहुत बड़ा रोल है, और इनके कारण ये हमेशा से मांग उठती रही और इनकी कूटनीति है। क्योंकि आप देखेंगे कि पाकिस्तान भारत के साथ सीधा सीधा युद्ध नहीं कर सकता। 1965 का युद्ध था तो वो हार गया पाकिस्तान बुरी तरह। उसके बाद 1971 का युद्ध हुआ। 1971 के युद्ध में हमने देखा बांग्लादेश बटा, सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान का हुआ। फिर उसके बाद 1999 में कारगिल किया, छद्म रूप से छुपकर किया, उसमें भी मुंह की खानी पड़ी पाकिस्तान को। यानी जितने भी बार पाकिस्तान ने कोशिश की भारत के साथ युद्ध करने की, चाहे वो 1971 हो, चाहे वो 1999 का कारगिल हो, और चाहे इसके पहले 1965 की लड़ाई हो, हर बार पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। और इसलिए पाकिस्तान ने अब ये विचार किया कि सीधे सीधे भारत की सेना से मुकाबला मुश्किल है, हो नहीं सकता, कर नहीं सकते, असंभव है। और इसलिए पीछे से पीठ पे वार करो, चुपके वार करो, छद्म युद्ध करो। और उस छद्म युद्ध के लिए उसने क्या किया कि जो पाकिस्तान की एजेंसी है ISI, उसके जरिए कुछ आतंकवादी संगठन खड़े किए और इन आतंकवादी संगठनों को भारत के विरुद्ध युद्ध करने के लिए प्रेरित किया, हथियार दिए, पैसे दिए, फंडिंग की और भारत के विरुद्ध लड़वाने का काम किया। 2014 के पहले इन आतंकवादियों ने भारत को अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया है, चाहे नागरिक मारे गए हों, चाहे हमारे सेना के जवान शहीद हुए हों, बहुत नुकसान इन्होंने हमारा किया है। लेकिन जब से मोदी सरकार 2014 में भारत में बनी, उसके बाद से जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई मोदी सरकार ने, और हमारी सेना को, जम्मू कश्मीर की पुलिस को फंडिंग की, आधुनिक हथियार दिए और फ्री हैंड दिया। उनको कहा कि आपको खुली आज़ादी है, मानव अधिकार और ये सब चीज़ें जो है, कानून और फलानी पेचीदगियाँ, ये
जब आतंकवादियों के लिए है, सेना के लिए क्यों नहीं है? आप अपनी रक्षा में फैसले लीजिए। और इसके बाद हमने देखा परिणाम यह है कि खूंखार से खूंखार आतंकवादी चुक चुक कर मारे जा रहे हैं। अब तक 2014 से अब तक की अगर बात करें, लगभग 400 बड़े बड़े आतंकवादी मार गिराए गए हैं कश्मीर घाटी के अंदर। और इसके कारण ये अब पाकिस्तान को सह और मात का खेल चल रहा है। तो पाकिस्तान को मात देने के लिए ये भारत की एक कूटनीति भी है कि वो बलूचिस्तान की जो ये आज़ादी की लड़ाई है, इसमें इनडायरेक्टली उनकी मदद करे। और ये पाकिस्तान कहता है कि साहब भारत जो है इनकी मदद कर रहा है, लेकिन भारत डायरेक्ट रूप से ना तो मदद कर रहा है ना कभी करेगा, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर एक छवि खराब होने वाली बात है। लेकिन ये निश्चित रूप से है कि एक मोरल सपोर्ट भारत का जरूर है, और वो इसलिए भी है कि वो चाहता है कि जो भी पाकिस्तान का अवैध कब्जा है उससे लोगों को छुटकारा मिलना चाहिए, चाहे वो हमारा पीओके हो, चाहे वो अक्साई चीन हो। और बलूच वाला जो मामला है, वहां की सरकार अलग से बने, वो अपनी आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो उस आज़ादी की लड़ाई से अब पाकिस्तान जो भारत में घुसपैठ करने की सोच रहा था, जो वो ये सोच रहा था कि अफगानिस्तान के जो तालिबानी आतंकवादी हैं उनसे मुलाकात करके और लश्कर तैयबा और तालिबान को मिलाकर वो भारत के विरुद्ध फिर से एक छद्म युद्ध को ज़्यादा बढ़ाए और फिर से भारत के लिए सिरदर्द बने, ऐसा वो अभी विचार ही कर रहा है। लेकिन उसको खुद को एक सिरदर्द बन गया है तहरीके तालिबान। अब तहरीके तालिबान चीन और पाकिस्तान दोनों को वो नाको चने चबाएगा, क्योंकि चीन के लाखों लोग मौजूद हैं बलूचिस्तान में। वो सिविल लोग हैं, भले ही इंजीनियरिंग का काम कर रहे हैं, चाहे वो रेल बना रहे हैं, रेल मार्ग बना रहे हैं, चाहे वो सड़क बना रहे हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं। निश्चित रूप से तहरीके तालिबान ने घोषणा कर दी है कि हम यहां पर सी पैक नहीं बनने देंगे, चीन वाले लोग वापस जाओ, पाकिस्तान की सेना वापस जाओ। तो निश्चित रूप से एक बड़ा संघर्ष अब अगले आने वाले दिनों में बलूचिस्तान में हमें देखने को मिलेगा। और पाकिस्तान जो भारत को घेरने की कोशिश कर रहा था, अफगानिस्तान के जो ये तालिबानी आतंकवादी हैं इनको इस्तेमाल करने के लिए सोच रहा था भारत के विरुद्ध, अब उसको खुद का ये जो फार्मूला है वो भारी पड़ने वाला है। क्योंकि तहरीके तालिबान और अफगानिस्तान के तालिबान ये सब मिल जाएंगे और मिलकर के चीन के विरुद्ध एक बड़ी जंग होने जा रही है। और उसका एक कारण यह है कि चीन ने जिस तरह की हैंकड़ी दिखाई है पूरी दुनिया में, उसके अलावा चीन ने उइगर मुसलमानों का भारी शोषण किया है। सैकड़ों लोग, हजारों लोग उइगर मुसलमान और स्त्रियां चीन के अंदर जेलों में बंद हैं। टोपी लगाने की मनाही है, मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ सकते, कुरान लेकर के खुलेआम नहीं चल सकते, बुर्का नहीं पहन सकते, दाढ़ी नहीं रख सकते। जो जो बातें कुरान में लिखी हैं इस्लाम धर्म में, उनको वो फॉलो नहीं करने देता, वो है चीन। दुनिया का कोई देश ऐसा नहीं है जिसमें इतनी पाबंदी लगाई गई हो जितनी चीन में लगी है। पक्का शोषण कर रहा है। और इसलिए जितने भी ये आतंकवादी संगठन हैं जो इस्लाम धर्म के मानने वाले हैं, जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं, इनकी बाकायदा जब मीटिंग होती है तो इसमें यह मुद्दा उठता है कि भाई चीन का कुछ करो। तो अब वो टाइम आया है कि चीन के लिए अब ये भस्मासुर साबित होंगे। भस्मासुर की जैसी कहानी बताते हैं कि भगवान शंकर से आशीर्वाद ले लिया, खुद के सर पे हाथ रखा तो भस्म हुआ। अब चीन को ये अच्छा खासा सबक सिखाएंगे जितने आतंकी संगठन चीन ने पाले हैं, चाहे वो लश्कर तैयबा हो पाकिस्तान में बैठा हुआ, अब चाहे अफगानिस्तान का बैठा हुआ ये तालिबान है। ये भी देखना अब चीन के विरुद्ध लड़ेगा। आज जरूर फंडिंग हो रही है, लेकिन इस फंडिंग में अब और कई इस्लामिक कंट्रियां कूदेंगी और अब वो चीन का रुख करेंगी, क्योंकि उनको दिखाई देगा कि भारत के अंदर अभी तक केवल दुष्प्रचार किया गया कि वहां मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, वहां उनकी सुरक्षा को खतरा है, जबकि अब भारत के मुसलमान भी इस बात को कहने लगे हैं, जिसमें कि राष्ट्रीय मुस्लिम मंच तो बाकायदा बड़े बड़े कार्यक्रम भी करता है, हजारों लोग उससे जुड़े हैं, युवतियां जुड़ी हैं
और खुलकर वो इस बात को बोलते हैं कि भारत के अंदर दुनिया के जितने भी देश हैं उसमें सबसे ज्यादा आजादी अगर कहीं है मुसलमानों को तो वो भारत में है। और इसके कारण से एक माहौल बदला है और दुनिया में भारत की छवि बदली है। आज की डेट में आप देखिए जो अफगानिस्तान का मुद्दा है, उस अफगानिस्तान में आज जो हो रहा है कि वहां के मुसलमान तालिबानियों के डर से अफगानिस्तान छोड़कर दुनिया के देशों में कहीं जाना चाहते हैं तो सबसे ज्यादा भारत में आना चाहते हैं। पड़ोस में वहां यूएई है जिसमें टेंट लगाए गए बाकायदा एयर कंडीशनड कि यहां आइए लाख लोगों को हम रुकेंगे, कोई नहीं जा रहा। बॉर्डर एरिया लगता हुआ जिन देशों से है, चाहे वो ईरान है, चाहे वो और बाकी देश हैं, कजाकिस्तान है, वहां वो इस्लाम के मानने वाले नहीं जा रहे हैं अफगानिस्तान के, भारत में आना चाहते हैं क्योंकि भारत वो देश है जिसमें सभी धर्मों के आदर होता है, सभी धर्मों के लोग मिलकर के रहते हैं। ये बात अलग है कि यहां के राजनीतिक विपक्षी लोग आपस में लड़ाने के लिए झूठ का प्रचार करते हैं, लेकिन अब मोदी सरकार के रहते हुए किसी का झूठ चलने वाला नहीं है। और इसलिए आपको बताएं कि अब भारत के बारे में इस्लामिक कंट्रियां हकीकत जान चुकी हैं, जिसका एक रिजल्ट यह भी था कि इस्लामिक कंट्री में जो सबसे ज्यादा माना जाता है सऊदी अरब, उसमें जो सबसे बड़ा इनाम होता है, जो सम्मान का पद होता है, वो मोदी जी को दिया था। और इसी कारण से दिया था कि भारत की जो मुसलमानों की स्थिति है दुनिया में सबसे अच्छी है। और निश्चित रूप से जितनी इस्लामिक कंट्रियों में ये आतंकवादी संगठन पनप रहे हैं, अब ये सब के सब चीन के लिए सिरदर्द बनेंगे, क्योंकि अब चीन को कड़ई टक्कर देंगे और चीन के अब लोगों से ये बदला लेने के लिए चीन का रुख करने वाले हैं। शुरुआत बलूचिस्तान से हो चुकी है। वंदे मातरम।